स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। सबसे पहले आप लोग बताइए क्या हाल-चाल है आपके? ठंडे का मौसम है तो ध्यान रखिए अपना। और इस साल बहुत ही बम्पर वैकेंसी आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो बच्चों मेरे को ले चले आना है ये एग्ज़ाम निकालना है। इसमें मैं आपके साथ 100% हूँ। मेरे को अपना सहयोग दीजिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन होके रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे 17 फरवरी 2024 में जीएस पेपर सेकंड का एग्जाम हुआ था। सेकंड शिफ्ट में जीएस पेपर का एग्जाम हुआ था, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? चार ऑप्शन है पालक, दही, इमली और सिरका। इसका सही जवाब आपको होगा दही। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये दही को खट्टापन प्रदान करता है। पालक, इमली और सिरका के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन-सा एसिड पाया जाता है। पालक में ऑक्सालिक एसिड पाया जाता है, जबकि इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। 1-2 फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। 1-2 फैक्ट क्या है कि दूध से जो दही जमता है, आप लोग देखते हैं घर में या डेयरी में दही बनता है, जमता है। तो आखिर दूध से दही बनने में किस बैक्टीरिया का योगदान होता है? तो दूध से दही बनने में जिस बैक्टीरिया का योगदान होता है, उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये दूध से दही बनने में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है मक्खनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास था 1936 में लिखा गया था, उसका नाम है गोदान। एक दो बात मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। शायद आप लोग में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि अंतिम उपन्यास जो उन्होंने पूर्ण किया वो गोदान था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और उपन्यास, जब उनकी मृत्यु हुई 1936 में, तो एक उपन्यास मंगल सूत्र नाम का है, वो लिख रहे थे जब उनकी मृत्यु हो गई। आधा उपन्यास को उनके बेटे का नाम था अमृत राय, उन्होंने इसे पूरा किया था। मुंशी प्रेमचंद के कुछ और उपन्यास के बारे में जान ले। उनका नाम है गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और मानसरोवर सरोवर। इनका वास्तविक नाम, ओरिजिनल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। गोदान का अंग्रेजी अनुवाद 1957 में जय रतन और पी लाल द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म भूषण। इसका जवाब होगा भारत रत्न। ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग में से सारे बच्चे जानते होंगे कि भारत रत्न भारत में दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हायरार्की की बात किया जाए तो सबसे पहले भारत रत्न आता है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। समझने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो जितना छोटा है वो सबसे नीचे होगा। देखो, भारत रत्न तो सबसे ऊपर आ गया, तीनों में जो जितना छोटा होगा वो सबसे नीचे आएगा। जैसे पद्मश्री, इसमें श्री सबसे छोटा है, ये नीचे है। उसके बाद पद्म भूषण, ये बीच में है। फिर पद्म विभूषण, ये उससे ऊपर है। तो सबसे पहले भारत रत्न, सेकेंड नंबर पे पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण और अंतिम नंबर पे पद्मश्री है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए दिया जाता है। खेल के लिए भी दिया जाता है। खेल में आप लोगों को पता होगा कि खेल में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला था। 1954 में पहली बार भारत रत्न का घोषणा किया गया था। उस समय तीन व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन तीनों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 15 अगस्त, 30 दिसंबर और 26 जनवरी। तो इसका जवाब होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस दिन जो है हम अपने संविधान को अपनाए थे। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान को जिसकी अंगीकृत कहा किया जाता है कि अंगीकृत करना, वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगर हम अपना प्रस्तावना जिसके प्रियम्बल कहते हैं, उसे अगर पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा गया है
कि हम लोग 26 नवंबर 1949 को अब अपने संविधान को स्वीकार करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था, ये भी हिस्ट्री की कहानी है। इसे मैं हिस्ट्री के क्लास में बताऊंगा कि आखिर 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में घोषणा किया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2015 में घोषणा किया गया था कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक दो फैक्ट बता दूं कि बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। साइबर साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है 1930, 1930 है ये नंबर है जिसमें साइबर साइबर क्राइम से संबंधित हम लोग शिकायत दर्ज करते हैं। कुछ फैक्ट है जो स्क्रीन पे दिया गया है, इसे एक बार आप जरूर पढ़ लें। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा। तो इसका इसमें ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो जवाब महाराष्ट्र होगा। बच्चों, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में मुख्य रूप से मनाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया गया है, गोवा नहीं दिया गया। हो सकता है अगली बार महाराष्ट्र की जगह पे गोवा दिया रहेगा, तो गोवा में टिक करना होगा। तो महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। ये बसंत ऋतु का त्योहार है, मराठी नव वर्ष के आगमन का प्रतीक है। ये चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह में मराठी ये माना जाता है कि मराठी नव वर्ष जो इसी दिन से शुरू हुआ है। उसके उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। मेनली महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पटाखा, पड़वा का अर्थ होता है पहला दिन, पहला दिन, नव वर्ष का पहला दिन। अब आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगड़ी पर्व मनाया जाता है। उसी तरह से सिंधु समुदाय जो है वो चेटी चंद मनाते हैं और कश्मीरी पंडित मनाते हैं, उसका नाम है नवरेह। दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है? ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परियोजना मंत्रालय। ये 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा गृह मंत्रालय। जी हाँ, गृह मंत्रालय जो है भारत में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय का कार्य होता है जनगणना संबंधित काम करना। ठीक है। सबसे पहले भारत में 1872 में सबसे पहले जनगणना हुआ था। उस समय लॉर्ड मेयो थे, हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। उस समय 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। लेकिन रिपन के काल में 1881 में जाकर जनगणना को पारंपरिक रूप से जनगणना पारंपरिक रूप से शुरू हो गया 1881 में। तो 2 चीज आपको ध्यान रखना होगा कि गैर समकालिक जनगणना सबसे पहले 1872 में हुई थी और नियोजित जनगणना सबसे पहले 1881 में शुरू किया गया था। अभी भारत में जो अंतिम जनगणना हुआ है वो हुआ है 2011 में, जो कि 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 7वीं जनगणना थी। इसे ध्यान रखोगे, स्वतंत्रता के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 में और ये कुल 15वीं जनगणना थी। 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हो पाया है। ध्यान दो, 2021 में जनगणना हर 10 साल में होता है, तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन 2021 का जनगणना अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर और मुंबई और जवाब आपका होगा नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना बच्चों हुआ है, ध्यान दोगे, 12 अक्टूबर 1983 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका स्थापना किया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है, न कि संविधानिक। ध्यान दो, ये वैधानिक निकाय, संविधानिक निकाय नहीं है। अंतर क्या होता है वैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय? देखो बच्चों, जिसका वर्णन संविधान में है उसे हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं और जो किसी स्टेट्यूटरी के माध्यम से बना होता है उसे हम लोग कहते हैं वैधानिक निकाय। मतलब कानूनी रूप से ये मान्यता प्राप्त है, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको मान्यता नहीं मिला हुआ है। तो मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। इसके चेयरमैन चेयरमैन जो हेड होते हैं वो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी सेवानिवृत्त
न्यायाधीश हो सकते हैं। ये प्रश्न 2024 में आया था। उस समय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा थे। लेकिन अगर आज के समय में, आज 25 जनवरी 2026 है, अगर 25 जनवरी 2026 के संदर्भ में देखा जाए तो आज मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम है बी रामा सुब्रमण्यम। ध्यान दो, बी रामा सुब्रमण्यम नाम है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आज के दिन में 25 जनवरी 2026 को। लेकिन जिस दिन ये एग्जाम हुआ था उस दिन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका जवाब बच्चा आएगा उत्तर प्रदेश। कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 1.33 लाख मतलब 1,33,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदलना है। ध्यान दो, कायाकल्प स्कूलों से संबंधित है। हो सकता है सिर्फ आपसे ये भी पूछा जाए अगली बार की कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? स्कूलों से संबंधित है या ग्रामीण विकास से संबंधित है या पेयजल सुविधा देने से है? बहुत सारा चीज हो सकता है ऑप्शन में, आपको स्कूलों से संबंधित पे टिक लगाना होगा। इसमें स्कूलों में बुनियादी ढांचा, शौचालय, पेयजल, बिजली, टाइलिंग जैसी कुल 19 मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। स्कूलों से संबंधित नाम से कायाकल्प मतलब स्कूलों का कायाकल्प कर देना। 2018 में लॉन्च हुआ था। ये भी एक फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस? और इसका टैगलाइन होगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। जी हाँ, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन। इसे आप लोग ध्यान दो। इसका मुख्यालय बच्चों गोमती नगर में है। गोमती नगर लखनऊ में है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ के गोमती नगर एक एरिया है। गोमती नगर में सिग्नेचर बिल्डिंग में इसका मुख्यालय है। आपको गोमती नगर या सिग्नेचर बिल्डिंग ना पूछ के शहर का नाम पूछा जा सकता है, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कुछ इस तरह से दिया जा सकता है, तो आपको जवाब देना होगा लखनऊ। राज्य पुलिस का प्रमुख पुलिस महानिदेशक जिसे डीजीपी कहते हैं वो इसके हेड होते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? एक चीज और मैं बताऊंगा, पिछले जो वीडियो था उसमें भी आप देखे होंगे कि यूपी का जब भी क्वेश्चन आता है उसमें एक दो क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित रहता है। तो एग्जाम की तैयारी करते समय उत्तराखंड का भी कुछ फैक्ट आपको समय मिले तो जरूर देख ले, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से कट के बना हुआ है, इसीलिए एक दो क्वेश्चन उत्तराखंड से भी आ जाता है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? और इसका जवाब होगा नैनीताल। नैनीताल में ये है स्थित है। नैनीताल के पास एक जगह है जिसका नाम है मनोरा पीक। जी हाँ, मनोरा पीक में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और जब स्थापना हुआ था, एक दो फैक्ट मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से दो कि जब इसकी स्थापना किया गया था 20 अप्रैल 1954 को किया गया था। 20 अप्रैल 1954 को किया गया था। उस समय वाराणसी में इसका मुख्यालय था। वाराणसी में था बच्चों, ध्यान दो, वाराणसी में इसका मुख्यालय था और इसका नाम था उत्तर प्रदेश राजकीय वैधशाला। 1955 में इसको वाराणसी से इसका स्थानांतरण कर दिया गया नैनीताल। ध्यान दो, 1955 में कर दिया गया नैनीताल। और बाद में 1955 के बाद 1961 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया मनोरा पीक। दोनों नैनीताल में है, लेकिन मनोरा पीक जो है नैनीताल से थोड़ा हट के है, तो मनोरा पीक में स्थानांतरित किया गया 1961 में। सबसे पहले 1954 में बनारस, ध्यान 1954 में बनारस में इसका मुख्यालय था। बाद में 1955 में नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके कुछ समय बाद 1961 में नैनीताल के पास मनोरा पीक है, वहां पे इसको हस्तांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, G20 का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G20? G20 का फुल फॉर्म आप लोग को सबको पता होगा, ग्रुप ऑफ 20 है।
बच्चों देखो 2023 में भारत के नई दिल्ली में G20 का आयोजन किया गया था। इसीलिए 2024 में जब आपका एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 1 साल का करंट अफेयर्स का को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और खास कोई भी इवेंट, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट अगर भारत में होता है तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना आपके लिए ज़रूरी है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो 2023 में भारत के नई दिल्ली में जी शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 का शिखर सम्मेलन, वो 18वां शिखर सम्मेलन था। उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये उसका थीम था। G20 में कुल मिला के 19 देश और 2 क्षेत्रीय संघ शामिल हैं। 19 देश के अलावा 2 क्षेत्रीय संघ हैं, एक है यूरोपियन यूनियन, एक है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को आपको ध्यान होगा कि जब भारत में G20 हुआ था उस समय अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था। 1-2 फैक्ट मैं जल्दी से बता दूं, इस साल जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है वो अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और अगर स्पेसिफिक जगह का नाम कहा जाए तो मियामी में आयोजित होने वाला है 2026 का शिखर सम्मेलन। तो एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट उसको भी मैं जल्दी से बता दूं कि इस साल G20 शिखर सम्मेलन जो यूएसए में होने वाला है उसमें दक्षिण अफ्रीका के जगह पे पोलैंड को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान तो हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दे। दक्षिण अफ्रीका को हटा के पोलैंड को शामिल किया गया है G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के द्वारा। एक्चुअली ये राइट रहता है जिस जगह G20 शिखर सम्मेलन होता है, जो G20 की मेजबानी करता है उसके पास कुछ राइट रहते हैं कि किसको आमंत्रित किया जाए, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जगह पोलैंड को शामिल करके उसको आमंत्रित किया है। 1-2 फैक्ट और है, इसे ध्यान दे दो कि यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% का प्रतिनिधित्व करता है G20 देश। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? और आपके ऑप्शन है कोलंबिया, हडसन, यूकोन और कोलोराडो। और जवाब आपका होगा कोलोराडो। जी हाँ, कोलोराडो है। ग्रेट कैनियन एरिज़ोना अमेरिका में स्थित है। यह कोलोराडो नदी द्वारा लाखों वर्षों में चट्टानों के कटाव से बनी एक घाटी है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। इसकी लंबाई अगर आप देखोगे यहाँ फिगर में देखोगे कि ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया है ये आपका ग्रैंड कैनियन है। सामने 1-2 फैक्ट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इसको भी आप लोग बार-बार देखते रहें। भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी विचार का सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जीएसटी आज के समय में आप लोग सब जीएसटी से अवेयर हैं, तो जीएसटी किसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है बेसल समिति, केलकर टास्क फोर्स, रेखी समिति या सी रंगराजन समिति। और आपका जवाब होगा केलकर टास्क फोर्स। जी हाँ, आपका जवाब होगा केलकर टास्क फोर्स। 2000 में सबसे पहले 2000 वर्ष 2000 में सबसे पहले जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया गया था। भारत में जीएसटी इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान दे दो बच्चों। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ध्यान दो, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं तो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी से संबंधित है। 279 ए संविधान, जो भारतीय संविधान है 279 ए, वो जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? देखो आप ऑप्शन आपके भूटान, म्यांमार, मालदीव और नेपाल। यहाँ पे मैंने मैप भी दे दिया आप लोग के सहूलियत के लिए। मैप एग्जाम में मैप नहीं था, ध्यान दो, मैप मैंने अभी आप लोग को बताने के लिए दिया है, मैप लगा हुआ नहीं था। तो अगर मैप आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है। अब देखो जैसे भूटान है, भूटान किस जगह है? भूटान आपको यहाँ पे, तो भूटान तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि भूटान आप देखोगे भूटान भूटान तो भूमि साझा कर रही है। भूटान के अलावा म्यांमार है, ये देखो ये म्यांमार है, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी देखो नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार भी टच हो रहा है। एक है नेपाल, नेपाल भी नहीं होगा, नेपाल ये है, देखो ये भी बिहार यूपी सबसे मिलता है। तो चौथा कौन सा है? चौथा आपको हो जाएगा मालदीव। मालदीव यहाँ पे देखो, मालदीव हो गया नीचे, ये मालदीव है। मालदीव भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करती है।
ये समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। 1-2 फैक्ट भी इसके आपको जानना होगा कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को भारत के लक्षद्वीप लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप है उससे अलग करता है। 8 डिग्री चैनल कहाँ पे ध्यान से दो, ये हो गया मालदीव, ये मालदीव है और ये जो देख रहे हो ये लक्षद्वीप है। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। ये चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप के जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोक्यो किसकी राजधानी है? तो टोक्यो राजधानी होगी जापान की। ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो के बारे में 1-2 फैक्ट आप लोग देख लीजिए कि जापानी येन इसकी करेंसी का नाम है जापानी येन। जापानी येन करेंसी है और पार्लियामेंट का नाम है डायट। सॉरी, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक और बीजिंग कैपिटल है चाइना का। ये सब कुछ फैक्ट है, उसको आप लोग समझ लो। पुराना नाम एडो है। वो टोक्यो जापान की राजधानी है, इसका पुराना नाम एडो है। एडो ध्यान दो, ये भी कभी पूछ सकता है आपसे। ठंगका ठंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ठंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ऑप्शन आपका है सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका जवाब होगा सिक्किम। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। ठंगका एक तिब्बती बौद्ध चित्रकला है जो कपास या रेशम के कपड़े पे बनाई जाती है। इसमें आमतौर पर बौद्ध देवताओं, दृश्यों या मंडल का चित्रण किया जाता है। यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बौद्ध बहुल क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। तो बच्चों अगर सिक्किम के जगह पे अरुणाचल प्रदेश होगा, लद्दाख होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, कोई भी हो सकता है तो आपको वही टिक करना है। उनका मेनली कहाँ-कहाँ किस एरिया में होता है ये फंग का कला शैली? ये अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में मेनली। नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किससे मिलती है? ऑप्शन है आपका हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन देखो, नर्मदा नदी का पहले ध्यान करो। ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो मैप को विजुलाइज कर लो। देखो, एग्जाम पास करने के लिए मैप के ऊपर हर दिन 10 या 15 मिनट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो लोग 10-15 मिनट चाय पीते समय मैप खोल लो, एटलस खोल लो, मोबाइल पे नहीं। कोशिश करो एटलस का बुक ले आने का, उसमें टिक लगाते चलो नदी कौन नदी कहाँ से बहता है, कहाँ से निकलता है, किस जगह पे जाके गिरता है। कोई पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला किस-किस राज्य में पर्वत श्रृंखला है। ये सब चीज़ आप मैप पे जैसे-जैसे आप समय बिताओगे तो ये पार्ट आपका मजबूत होते जाएगा। नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा मिलती है अरब सागर में। एक बार मैप पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी बहते हुए यहाँ अरब सागर में गिरती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो है नर्मदा नदी। इसका उद्गम नर्मदा नदी से 1-2 फैक्ट समझ लो। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। ये खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है और एस्चुरी का बनाते हुए डेल्टा नहीं बन ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन अभी शायद आ सकता है कि एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी बच्चों उसे कहते हैं जब ठंडा पानी सॉरी मीठा पानी और खारा पानी जहाँ बन मिलता है, उसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं। नर्मदा नदी जब सागर में मिलती है तो नर्मदा नदी में मीठा पानी होता है और सागर में खारा पानी है। दोनों एक जगह मिल जाते हैं जहाँ पे कि एक एस्चुरी बन जाता है, मीठा खारा पानी का मिश्रण हो जाता है। नर्मदा नदी पे सबसे एक जलप्रपात है, जिसे हम लोग कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। ये जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती और माही भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहुत कम नदियां बहती हैं, जैसे नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, माही बहती है। ये सब आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ये आसान क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि जो बच्चा यूपी से है उसको पक्का आता होगा। इसका नाम है रसिया। रसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की एक लोकगीत है। यह भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को दर्शाता है। यह होली के त्योहार के दौरान विशेष रूप से गाया जाता है। ये रसिया के बारे में है। कजरी के बारे में कुछ फैक्ट देख लो। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश
खासकर मिर्जापुर और वाराणसी का लोकगीत है, जो बढ़ता ऋतु में गाया जाता है। चरकुला, यह ब्रज क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये गीत नहीं, चरकुला नृत्य है, डांस है, ये गीत नहीं है। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है रेशम, जूट, ऊन और कपास। इसका जवाब होगा जूट। जूट के लिए, जी हाँ। वस्त्र मंत्रालय के तहत भारतीय जूट निगम, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेसीआई ने जूट किसानों के लिए यह निर्माण किया है। इसका उद्देश्य है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने। ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें कोशिश किया जा रहा है कि मैक्सिमम भाषा को इसमें शामिल किया जाए। कोशिश तो ये चल रहा है कि जितनी भी भारतीय भाषा है, वो शामिल करने का। हो सकता है कि जब तक एग्ज़ाम आपका हो 1-2 भाषा इसमें और शामिल हो जाए, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जूट के बारे में 1-2 फैक्ट मैं बता देता हूँ कि गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था? और आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। और जवाब आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती था। एक दो फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि इनका विवाह, मतलब प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ध्यान दो बच्चों, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जैसे सिंधु घाटी हो गया, गुप्त हो गया, मुगल हो गया, दिल्ली सल्तनत। और फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे, जब भारत आजादी के लिए संघर्ष होता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। प्रभावती के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से इनका शादी हुआ था और अपनी पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने पुत्रों के लिए संरक्षक के रूप में शासन किया, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक दुर्लभ उदाहरण है। बिल्कुल, उस समय अपने पुत्रों के संरक्षक के रूप में काम किया। प्रभावती गुप्त का पूर्णाताम अभिलेख प्रसिद्ध है, जो वाकाटक और गुप्त संबंधों पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जा सकता है कि पूना ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय भी देगा, समुद्रगुप्त भी दे सकता है, प्रभावती भी दे सकता है। आपको बताना होगा प्रभावती से संबंधित है पूना ताम्रपत्र अभिलेख। पूना ताम्रपत्र अभिलेख वाकाटक और गुप्त संबंधों पर प्रकाश डालता है, क्योंकि दोनों साम्राज्य के बीच में शादी का संबंध था, तो ये संबंध पूना ताम्रपत्र उसपे प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से कितने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था? बहुत ही थोड़ा ये टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया था आप लोगों के हिसाब से। नॉर्मली यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना टफ कुछ नहीं आता है, लेकिन मान के चलो कि जो 37-38 क्वेश्चन आते हैं जीएस का, 3-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो टफ होगा, लेकिन 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चा जैसा। 30 क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों में से हर बच्चे को 30 क्वेश्चन हर सेक्शन का करना होगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डरों को डिजाइन किया और इसे कलाकृति में सजाया था? इसका ऑप्शन है श्री सैयद हैदर राजा, श्री नंदलाल बोस, श्री जैमिनी राय, श्री प्रेम बिहारी नारायण राज यादव। और इसका जवाब होगा श्री नंदलाल बोस। एक फैक्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसका नेतृत्व नंदलाल बोस ने किया था। जबकि प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने संविधान को अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था, लेकिन सजावट नंदलाल बोस ने किया था। जो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा है, इसका इनका भी योगदान है, लेकिन इनका योगदान है कि इन्होंने अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था, जिसे कैलीग्राफी कहा जाता है। इटैलिक शैली में संविधान तो अपने हाथों में लिखा था, लेकिन सजावट नंदलाल बोस जी ने किया। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, उसको ध्यान से देखेंगे। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिल्लुवल्लु की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, इस साल के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आंसर जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। इसका आंसर होगा फ्रांस। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस साल नहीं पूछा जाएगा। 2016 के विमुद्रीकरण के समय
निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय कौन भारत के प्राइम मिनिस्टर थे? मुझे लगता है इसका जवाब आप लोग में से हर बच्चे को आता है। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इवन 2016 में उनका पहला कार्यकाल था। अभी वो तीसरे कार्यकाल में 2016 में पहला कार्यकाल था और वो डेट है 8 नवंबर 2016 है, जिस समय की विमुद्रीकरण का घोषणा किया गया था। रात के 8 बजे उन्होंने टीवी पर घोषणा किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया था। इसका मकसद, विमुद्रीकरण का मकसद था नकली मुद्रा और करप्शन को कम करना। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, उसे आप ध्यान दे दें। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को ध्यान देंगे। भारत में इससे पहले 1946 में और और 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था। 1916 से पहले 2 बार हो चुका है, 1946 में और 1978 में। दूसरी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कारण? ये मुझे लगता है आप आसान क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मर्ज इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सी, ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है जिसमें दोनों की भागीदारी होगी। आज के समय में मिश्रित इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ज़्यादातर देश प्राइवेट की तरफ चलने लगा है, जो कि आपका ऑप्शन निजी अर्थव्यवस्था होता है, प्राइवेट इकोनॉमी। मैक्सिमम कंट्री आज के समय में प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ चलने लगा है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। और पूरी तरह से अगर कहें निजी इकोनॉमी, तो यूएसए आज निजी इकोनॉमी का उदाहरण है, जबकि सरकारी स्वामित्व वाली सोशलिस्ट इकोनॉमी का उदाहरण पहले का यूएसएसआर था। आज के समय में भी कभी-कभी रूस के लिए यूज़ किया जाता है कि सोवियत सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन प्योर फॉर्म में सोशलिस्ट इकोनॉमी आज के देश में कोई भी देश नहीं है, और ना ही संभव है ऐसा होना। पुराना यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एक मॉडल था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? इस समय बंगाल का भी विभाजन, जालियांवाला बाग नरसंहार, अ, कोमागाटा मारू हादसा, लाला लाजपत राय की मृत्यु। और इसका जवाब होगा जालियांवाला बाग नरसंहार। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। बैसाखी का वो मेला का दिन था 13 अप्रैल। उसके दुख में, उनके दर्द में, उसके आक्रोश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने केसर हिंद का उपाधि भी महात्मा गांधी ने भी लौटा दिया था। ये भी ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, कपास, जल प्रदूषण, डेयरी उत्पादन। मत्स्य पालन इसका जवाब होना चाहिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोग अपने आईक्यू से भी बना सकते हैं। नीली क्रांति का मतलब होता है पानी, समुद्र का पानी नीला कहा जाता है, समुद्र में मछलियां पाई जाती है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अन्न क्रांति के बारे में अगर बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, श्वेत क्रांति, ये दूध या डेयरी से संबंधित है। इसे भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, दूध सफेद होता है तो श्वेत क्रांति मतलब दूध से संबंधित क्रांति। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन ये कपास से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन ये कृषि अनाज से संबंधित है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज दिया गया, इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे कि रिवोल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर अरुणा कृष्णा और डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो है वो मत्स्य पालन उत्पादन में अग्रणी योगदान दिए थे। दो नाम है, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था भारत में नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? ऑप्शन है सर दोराबजी टाटा, सर नौरोजी टाटा, सर नवल टाटा, सर जमशेदजी नूसरवानजी चचा। और इसका जवाब होगा डी, सर जमशेदजी नूसरवानजी। कंफ्यूजन होगा बच्चों तो ध्यान दे दो कि जिसमें दोनों नाम हो। आज के समय में टाटा को दो नाम से जाना जाता है, एक टाटा, एक जमशेदपुर। तो जिस नाम में दोनों नाम शामिल हो, टाटा भी शामिल हो, जमशेदपुर भी शामिल हो, उन्हीं को जनक कहा जाता है। वो स्टैब्लिश किए थे टाटा स्टील। 1907 में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था और जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं के इनके काम को देखते हुए 1919 में 1919 में लॉर्ड
जेम्सफोर्ड ने शहर का नाम जमशेदजी टाटा के सम्मान में जमशेदपुर रखा था। तो फिर से बता दूं, जहाँ जमशेदपुर और टाटा दोनों आएगा वो टाटा प्लांट के स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? ऑप्शन है उमंग, मतदाता हेल्पलाइन, पीएमओ इंडिया या डिजी लॉकर। कल भी मैं बताया था, इसका जवाब हुआ डिजी लॉकर। डिजी लॉकर है। इसके बारे में जो फैक्ट है, फैक्ट स्लाइड पे सामने दिया गया, इसे जरूर देख लें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? और आपका ऑप्शन है आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है मथुरा में, मथुरा। कुछ मिलते समझ लेते हैं। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स स्कूल सैनिक स्कूल का स्थापना किया था। और कुल मिला के 100 स्कूल जो है, इस तरह का लक्ष्य रखा गया कि 100 स्कूल का स्थापना किया जाएगा। और यह भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? और ऑप्शन आपके ऑप्शन है कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत किए थे, क्योंकि इसका जवाब है सी, जवाब है इंडसइंड बैंक। और मैक्सिमम बच्चे या तो आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई पे टिक लगा के आ गए थे, जबकि जवाब है आपका इंडसइंड बैंक। जी हाँ, इंडसइंड बैंक इसका सही जवाब है। नायाक दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सही जवाब इसका है लद्दाख। कुछ बात देख लेते हैं इससे संबंधित। यह वास्तव लद्दाख में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली झील है। इसे पंछियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे जैविक विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। और इस जगह काली गर्दनवाला सारस, सॉरी, लद्दाख का राज्य पंक्षी काली गर्दनवाला सारस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप देख लो कि काली गर्दनवाला सारस किस राज्य का राज्य पंक्षी है, तो वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख को आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? और इसका जवाब हो जाएगा एक। ऑप्शन बी, एक। यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 16-12 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो होगा ए, 160। 160 स्वीकृत संख्या है। भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री योगी आदित्यनाथ, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री एन डी तिवारी या श्री कल्याण सिंह। इसका जवाब हो जाएगा बच्चा श्री गोविंद बल्लभ पंत जो है पहले मुख्यमंत्री थे यूपी के। इनका कार्यकाल जो है, गोविंद बल्लभ पंत का कार्यकाल 1950 से लेकर 1954 था। बाद में ये भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आसीन हुए थे। एक तो मुख्यमंत्री के रूप में 50 से 54 तक थे, बाद में भारत सरकार कई गृह मंत्री भी बने। और इनके कार्य को देखते हुए वर्ष 1957 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? और इसका जवाब हो जाएगा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति मिशन शक्ति यूपी सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? बच्चों, ये मैप मैंने आप लोगों को समझने के लिए बनाया, क्वेश्चन में ये मैप नहीं दिया गया था। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो मुझे लगता है कि अगर मैप को देख के आप में से ज्यादातर बच्चे का सही जवाब होगा। मैप को देखो, इसमें से अगर देखोगे मैप पे, तो ये मैप है
और ये यूपी है। यूपी का सीमा कहाँ-कहाँ से टच होता है? देखो बिहार, ऑप्शन डी बिहार है। डी डी बिहार है, लेकिन डी नहीं हुआ क्यों? क्योंकि बिहार से टच करता है। हाँ, ये झारखंड, झारखंड से भी टच करता है। आपको बताना है कि कहाँ से टच नहीं होता है। उत्तराखंड, ये भाग है उत्तराखंड। उत्तराखंड को भी टच करता है। आपका जवाब होगा तेलंगाना। ये है तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और ये है तेलंगाना। आपका जवाब होगा तेलंगाना। उत्तर ऑप्शन बी, तेलंगाना को ये टच नहीं करता है। उन 8 राज्यों को टच करता है। इसमें से आप ध्यान दे दोगे 8 राज्य कौन-कौन से हैं? 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। इन सबको यूपी टच करता है। एक देश को भी टच करता है यूपी की सीमा, वो है नेपाल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ विवाद भी हुआ था। मैं बताता हूँ क्या विवाद है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है वो चारों के चारों सही नहीं है, क्योंकि इसका सही जवाब होता है अन्नामलाई। लेकिन यहाँ पे अन्नामलाई नहीं है, तो इसलिए इसे हम लोग ए नीलगिरी के रूप में सही करेंगे। यद्यपि अन्नामुडी तकनीकी रूप से अन्नामलाई पहाड़ी में है, लेकिन प्रश्न के विकल्पों में जो सबसे नियरेस्ट है वो है नीलगिरी, इसलिए हम लोग नीलगिरी को करेंगे, सही देंगे। अन्नामुडी अन्नामलाई पर्वत में स्थित है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, जिसका डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो बच्चों, ये हमारा आज का क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको सही लगा होगा। आप अपने कमेंट हम मुझ तक जरूर पहुंचाएं। क्या जानना चाहते हैं, यज्ञ विद्या आपको क्या ऐसा देगा जिससे कि आप लोग का पढ़ाई आसान हो जाएगा? मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। वीडियो देखते दे रहिए। कल मैं फिर आपके सामने नई वीडियो लेके आता हूँ। तब तक यज्ञ विद्या को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, खुद लाइक कीजिए। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय।